नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए। यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो कि 150 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। यह डिक्टेशन 10 मिनट 55 सेकंड का रहेगा कि हमारी मासिक पत्रिका के खंड 1 से अभ्यास 1, 2, 3, 4 से होगा। दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना, ताकि हम आने वाले वीडियो में और बेहतर कर सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ढील ढाल के लिए राज्य सरकारों को हल्की फटकार सुनाई है। यह सही है कि अल्पसंख्यकों की भलाई की योजनाओं पर अमल की गति असंतोषजनक है। यह वास्तविकता है कि कुछ राज्यों में तो जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अल्पसंख्यक यह भी नहीं जानते कि उनके लिए कोई विशेष योजना बनी हुई है। राज्य सरकारों ने योजना के प्रचार के लिए भी कदम नहीं उठाए हैं, जबकि उन्हें इसके लिए 3 वर्ष से धन प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को यह फटकार एक संदेश में दी है, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण की 15 सूत्री योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में हो रहे राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन की समस्या आकार में बहुत बड़ी है, लेकिन उससे डरकर उसके समाधान के प्रयासों को नहीं छोड़ा जा सकता। समस्या धीरे धीरे और निरंतर कार्य करने से ही हल होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, अल्पसंख्यक सामाजिक दृष्टि से ही पिछड़े हुए नहीं हैं। उनमें बेरोजगारी, अशिक्षा और निर्धनता एवं भुखमरी का भी बोलबाला है। कुछ रुकावटें ऐसी हैं जिनके कारण वे शेष भारतीय समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। समय समय पर जहाँ तहाँ होने वाले सांप्रदायिक दंगे भी अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना को बढ़ाते हैं। हमें उन सामाजिक कारणों का भी पता लगाना होगा जो उसकी आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति में बाधक बन रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भारत सरकार इस धन का सदुपयोग करके देश को मजबूत बनाएगी। इनमें 1318 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट के बाद बहुत से चोर बाजारियों और काला धन इकट्ठा करने वालों के यहाँ छापे मारे और बहुत से कार्यक्रम चलाकर देश के विकास में योगदान किया। मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 80 करोड़ रुपया बजट में बड़े पैमाने पर जमीन के अधिग्रहण और विकास के लिए रखा गया है। जमीन भूस्वामियों से कम कीमत पर ली जाती है और बहुत ऊंची कीमत पर बेची जाती है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिसकी ज़मीन चली जाती है वह बेरोजगार हो जाता है, उसको परेशानी होती है। मैं आशा करता हूं कि इस पर विशेष तौर से ध्यान देकर भूस्वामियों को लाभ पहुंचाया जाए। इसी तरह से फसल बीमा योजना में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं चाहूँगा कि इसको और बढ़ाया जाए और ठीक ढंग से लागू किया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम चलाया गया, उसी तरह से फसल बीमा के अंतर्गत भी कुछ लोगों को फायदा हो। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में बाह्य और आंतरिक शक्तियां इसमें लगी हुई हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से शांति पैदा की जाए और नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन का प्रावधान किया गया है। मैं चाहता हूं कि इसको और भी बढ़ा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि देश रहेगा तो स्वतंत्रता रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभापति महोदय, सरकार ने हमेशा माना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन हमारी सरकार जिस गति से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस गति से वह ग्रामों में नहीं पहुंच पाई है। लेकिन फिर भी देश के कृषि वैज्ञानिकों ने और किसानों ने मेहनत करके देश की खाद्यान्न समस्या को हल किया है। मैं चाहूँगा कि किसानों को सही रूप में मदद मिल सके और किसान आगे बढ़ सकें। किसान
धान तो पैदा कर सकता है लेकिन धान को कूट नहीं सकता। ऐसे में जो छोटे छोटे किसानों के ऊपर कर लगा दिए गए हैं जिनमें किसान को नुकसान होता है उनको हटा देना चाहिए। इस समस्या को सरकार को अवश्य हल करना चाहिए। उद्योग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ। सरकारी उद्यमों में बहुत घाटा होता है। निजी तौर पर काम करने वाले उद्योगों को बहुत लाभ होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम धन देते हैं लेकिन उसका विकास में ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। एकीकृत ग्रामीण योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना और शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात कही गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लाभ सीधा लाभार्थियों को दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि यह 1 जुलाई से 30 जून तक होना चाहिए। 3 महीने तो वर्षा हो जाती है और 3 महीने बजट पास करने में लग जाते हैं। अंत में एक बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा। कुछ वर्ष पहले मेरे क्षेत्र फूलपुर में तत्कालीन कृषि मंत्री जी ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री की उपस्थिति में यह घोषणा की थी कि वहां पर सोडा एश और चीनी मिल का कारखाना लगेगा। यह आश्वासन भी दिया गया था कि इस कारखाने को बढ़ाकर अमोनिया का कर दिया जाएगा। मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि न तो चीनी मिल ही लगी और ना ही इफ्को का कारखाना वहाँ स्थापित हुआ। मुझे आशा है आप इन सब बातों की ओर ध्यान देंगे। किसानों की समस्याओं को देखते हुए एक बात कहना चाहूँगा, साथ ही जो केंद्रीय सरकार का पैसा गाँव में खर्च होता है उससे वहाँ गरीबों को काम मिलने के साथ साथ ग्रामीण विकास के काम भी होते हैं। स्कूल के भवन बनने हैं तो स्कूल के भवन बने, संपर्क मार्ग बने, नहरें बने, बांध बने, वृक्षारोपण हो, चारों तरफ विकास का चित्र दिखाई दे। एक कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और चलाया था, वह था शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगार मारे मारे घूम रहे हैं और कभी कभी तो वे अवांछित कार्यों में लग जाते हैं, आपराधिक कामों में लग जाते हैं। तो उनके लिए एक और कार्यक्रम उन्होंने चलाया कि बैंकों से 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक उनको ऋण दिया जाएगा। उससे वह अपना रोजगार शुरू करें, उत्पादन करें और अपनी जीविका उपार्जन करें। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए मुझे दिए गए अवसर के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह हमारे संविधान की संकल्पना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों का विकास करना होगा। आज़ादी प्राप्ति के 55 वर्षों के बाद हमने इसके साथ किस प्रकार व्यवहार किया है, हमने इसे किस प्रकार से मान्यता दी है तथा उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके लिए कौन सी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध कराई गई हैं और इसने किस प्रभावी ढंग से काम किया है तथा क्या किया जाना चाहिए, ये वे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर विचार करना है। मेरी राय में संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों के विकास के प्रावधान को अधिकार के रूप में स्पष्ट किया है, लेकिन हम चाहे जो योजना बनाएं या चाहे जो सुविधा प्रदान करें वे नहीं समझते हैं तथा इसलिए उन्हें अपेक्षित स्तर तक लाने के लिए उनमें सामाजिक चेतना जगाने की आवश्यकता है। मेरी राय में उनके बीच चेतना जगाने के लिए शिक्षा सबसे अच्छा साधन है। शिक्षा किस प्रकार सहायक है? जब एक अनुसूचित जात का लड़का तकनीकी या डॉक्टर या IAS अधिकारी बनता है तो उसे किस प्रकार से अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। यह आरोप लगाया जाता है कि वे कुशल नहीं हैं। मेरी राय में ऐसा नहीं है। यदि वह कुशल नहीं है तब उनके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंध किया जाना चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्तर पर बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं। भीतरी क्षेत्रों में रहने वालों या नहीं जानते कि बस या रेलगाड़ी कहाँ चलती है या हवाई जहाज़ कहाँ उड़ता है। वे इतने पिछड़े हुए हैं कि हमने उनको केवल वहीं छोड़ दिया है। उन्हें ऊपर लाने के लिए शिक्षा प्रदान करनी होगी। उन्हें शिक्षा कैसे प्रदान की जाए तथा उन्हें कैसे इस ओर आकर्षित किया जाए, क्योंकि वहाँ या तो स्कूल नहीं है या अध्यापक नहीं हैं। कुछ स्थानों में दोनों ही नहीं हैं।
राज्य सरकार का काम कार्यान्वयन करना था, परंतु उसने उचित काम नहीं किया है, विशेष रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। सभापति महोदय, मेरे पास भी कुछ ऐसे सवाल आए हैं जिनमें न सिर्फ संसद सदस्यों के साथ अपितु जनसाधारण के साथ भी रूखा बर्ताव किया गया है, परंतु हमने इस बारे में उचित कार्यवाही की है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब कभी भी कोई उदाहरण मेरे पास लाया जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर कार्यवाही की जाए। मुझे खुशी है कि सभापति महोदय यहाँ मौजूद हैं। सरकारी ज़मीन पर झुग्गी झोपड़ियों के बारे में मैं अपना अनुभव बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति को बेघर करने का हमारा इरादा नहीं है। गरीब व्यक्ति को बेघर करने वाला मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, परंतु आप कब तक इन गंदी बस्तियों को पनपने देंगे? कब तक आप इन लोगों को गंदी बस्तियों में रखे रहेंगे? आपको एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी जिसमें ये अपनी भूमि के मालिक हो सकें, जहां ये अच्छी तरह रह सकें, इसके बच्चे के उचित स्कूल, रोजगार, परिवहन सुविधाएं हों ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का अनुभव है, जहां पर एक पॉकेट में 5 से 10,000 तक व्यक्ति रहते हैं। वे वहां पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। मैंने उनके लिए निश्चित योजना बनाई। उनके पास 25 वर्ग गज भूमि है, परंतु योजना के अनुसार सभी सुविधाओं के साथ मैंने उन्हें वहां स्थानांतरित करवाया तथा जो भूमि हमने उन्हें दी है उसके लिए अगले 15 वर्षों में उन्हें 2,000 रुपये का भुगतान करना है। उस ज़मीन को आज आप 5,000 रुपये में भी नहीं खरीद सकते। स्टॉप। दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 10 मिनट 55 सेकंड का डिक्टेशन था, 150 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका खंड 1 से अभ्यास 1, 2, 3, 4 से था। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय।